यूट्यूबर मौसी की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम सुन रहे हैं हैरी पॉटर की कहानी। अभी तक की कहानी में हमने सुना कि हैरी को टॉम रिडल की एक डायरी उस बाथरूम में मिल जाती है जिसमें कोई नहीं जाता क्योंकि वो बाथरूम खराब है। वैलेंटाइंस डे के दिन प्रोफेसर लॉकहार्ट छात्रों को एक दूसरे के मैसेज भिजवाते हैं और एक छोटा बौना आकर हैरी को उसका वैलेंटाइन डे मैसेज दे रहा होता है और उसी समय मैलफॉय हैरी की डायरी छीन लेता है। अब आगे की कहानी सुनते हैं। हैरी शांत स्वर में बोला, मेरी डायरी वापस करो, देखें तो सही आखिर पॉटर ने इसमें क्या लिखा है। मैलफॉय ने कहा, जाहिर है वो कवर पर लिखे वर्ष को नहीं देख पाया था और यही समझ रहा था कि ये हैरी की डायरी है। वहाँ मौजूद सभी लोग खामोश हो गए। जिनी कभी डायरी को तो कभी हैरी को देख रही थी और आतंकित लग रही थी। पर्सी सख्ती से बोला, डायरी वापस कर दो मैलफॉय। पहले मैं इसे देख तो लूं। मैलफॉय ने हैरी को चिढ़ाते हुए डायरी उसकी तरफ लहराई। पर्सी बोला, स्कूल का प्रीफेक्ट होने के नाते। परंतु हैरी तब तक अपना आपा खो चुका था। उसने अपनी छड़ी निकाली और चिल्लाया, निरस्त्र भव। और जिस तरह स्नेप के मंत्र से लॉकहार्ट की छड़ी छूट गई थी उसी तरह मैलफॉय के हाथ से भी डायरी छूटकर हवा में उछल गई। रॉन ने खुलकर मुस्कुराते हुए डायरी लपक ली। पर्सी जोर से बोला, हैरी, गलियारों में जादू करना मना है, मुझे इसकी रिपोर्ट करनी होगी। परंतु हैरी को परवाह नहीं थी। उसने मैलफॉय को नीचा दिखा दिया था और इसके लिए वो गरुड़ द्वार के 5 पॉइंट किसी भी दिन गंवाने के लिए तैयार था। मैलफॉय बौखला गया। जब जिनी अपनी क्लास में जाने के लिए उसके पास से गुजरी तो मैलफॉय पीछे से द्वेषपूर्ण आवाज में चिल्लाया, मुझे नहीं लगता कि पॉटर को तुम्हारा वैलेंटाइन खास पसंद आया। जिनी ने अपना चेहरा हाथों से ढका और भागकर क्लास में चली गई। गुर्राते हुए रॉन ने अपनी छड़ी निकाल ली, परंतु हैरी ने उसे दूर खींच लिया। वो नहीं चाहता था कि रॉन सम्मोहन की क्लास में घोंघे उगलता रहे। जब तक वे प्रोफेसर फ्लिटविक की क्लास में नहीं पहुंच गए तब तक हैरी ने रिडल की डायरी पर खास ध्यान नहीं दिया। वहां पहुंचने के बाद उसने एक खास बात पर गौर किया। उसकी बाकी किताबें लाल स्याही में नहा गई थीं, परंतु डायरी उतनी ही साफ थी जितनी स्याही की बोतल फैलने से पहले थी। उसने रॉन को ये बात बताने की कोशिश की, परंतु रॉन एक बार फिर अपनी छड़ी के साथ जूझ रहा था। उसकी छड़ी के सिरे से बड़े बैगनी बुलबुले निकलने लगे थे और वो किसी दूसरी चीज़ में ज़्यादा रुचि नहीं ले रहा था। उस रात हैरी अपने कमरे में सबसे पहले बिस्तर पर गया। कुछ हद तक इसका कारण ये था कि वो फ्रेड और जॉर्ज के गीत तुम्हारी आंखें मेढक जितनी हरी हैं को एक बार और नहीं सुनना चाहता था, और कुछ हद तक इसका कारण ये भी था कि हैरी एक बार फिर रिडल की डायरी की जांच करना चाहता था। वो जानता था कि रॉन को इस समय की बर्बादी लगेगा। हैरी अपने बिस्तर पर बैठा और डायरी के कोरे पन्ने पलटने लगा। किसी भी पन्ने पर लाल स्याही का निशान तक नहीं था। फिर उसने अपने बिस्तर के पास वाले कैबिनेट से एक नई बोतल निकाली, उसमें अपनी कलम डुबोई और डायरी के पहले पन्ने पर स्याही की एक बूंद टपका दी। स्याही कागज पर एक पल के लिए चमकी और फिर गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे पन्ने ने उसे सोख लिया हो। रोमांचित होकर हैरी ने अपनी कलम दोबारा स्याही में डुबोई और लिखा, मेरा नाम हैरी पॉटर है। ये शब्द कुछ ही पल तक पन्ने पर उभरे रहे, फिर वे भी बिना निशान छोड़े गायब हो गए। फिर अंततः कुछ हुआ। पेज पर उसी की स्याही में ऐसे शब्द उभर आए जिन्हें हैरी ने कभी नहीं लिखा था। हेलो हैरी पॉटर, मेरा नाम टॉम रिडल है। तुम्हें मेरी डायरी कैसे मिली? ये शब्द भी गायब हो गए, परंतु तभी जब हैरी ने दोबारा ये लिखना शुरू किया, किसी ने इसे टॉयलेट में फेंककर बहाने की कोशिश की थी। वो रिडल के जवाब का बेसब्री से इंतज़ार करने लगा,
ये बहुत अच्छा रहा कि मैंने अपनी यादें स्याही से ज़्यादा स्थायी तरीके से सुरक्षित रखी हैं, परंतु मैं जानता था कि ऐसे लोग होंगे जो ये नहीं चाहेंगे कि इस डायरी को पढ़ा जाए। तुम्हारा क्या मतलब है? हैरी ने लिखा। रोमांच के कारण उसने पेज पर स्याही की बूंद टपका दी। मेरा मतलब है कि इस डायरी में भयानक घटनाओं की यादें सुरक्षित हैं, ऐसी घटनाएं जिन पर अब पर्दा डाल दिया गया है, ऐसी घटनाएं जो हॉगवर्ट्स जादू और तंत्र के विद्यालय में हुई थी। मैं भी यहीं पर हूँ, हैरी ने जल्दी से लिखा। मैं हॉगवर्ट्स में पढ़ता हूँ और यहाँ पर भयानक घटनाएं घट रही हैं। क्या तुम रहस्यमयी तहखाने के बारे में कुछ जानते हो? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रेडल का जवाब जल्दी आया। उसकी लिखाई थोड़ी कम सुंदर हो गई, जैसे वो उसे जल्दी से जानकारी देने की कोशिश कर रहा हो। निश्चित रूप से मैं रहस्यमयी तहखाने के बारे में जानता हूँ। मेरे ज़माने में लोग हमसे कहते थे कि ये एक काल्पनिक कहानी है और ऐसा कोई तहखाना नहीं है, परंतु ये झूठ था। जब मैं 5th ईयर में था तब तहखाना खुला था और भयानक जानवर ने कई विद्यार्थियों पर हमला किया था। यही नहीं, उसने एक लड़की को तो मार भी डाला था। तहखाना खोलने वाले को मैंने ही पकड़ा था। इसके लिए उसे स्कूल से निकाल दिया गया, परंतु हेडमास्टर प्रोफेसर डिपेट को इस बात पर शर्म आ रही थी कि इस तरह की घटना हॉगवर्ट्स में हुई थी, इसलिए उन्होंने मुझे सच्चाई बताने से रोक दिया। एक कहानी गढ़ी गई कि लड़की संयोगवश एक दुर्घटना में मर गई थी। उन्होंने मेरे योगदान के लिए मुझे एक सुंदर, चमकती और नक्काशीदार ट्रॉफी दी। साथ ही उन्होंने मुझे अपना मुंह बंद रखने की चेतावनी भी दी, परंतु मैं जानता था कि ये दोबारा हो सकता है। भयानक जानवर जिंदा था और जिस व्यक्ति के पास इसे आज़ाद करने की शक्ति थी, उसे जेल नहीं भेजा गया था। जवाब लिखने की जल्दबाजी में हैरी ने अपनी स्याही की बोतल लगभग गिरा ही दी। ये अब दोबारा हो रहा है। 3 हमले हो चुके हैं और कोई नहीं जानता कि इनके पीछे किसका हाथ है। पिछली बार हमले किसने किए थे? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, रिडल का जवाब आया। तुम्हें मेरी बात मानने की ज़रूरत नहीं है। जिस रात को मैंने उसे पकड़ा था, मैं तुम्हें उस रात की अपनी याद के भीतर ले जा सकता हूँ। हैरी झिझका। उसकी कलम डायरी के ऊपर लटकी रह गई। रिडल का क्या मतलब है? कोई किसी दूसरे की याद के भीतर कैसे जा सकता है? उसने घबराहट में कमरे के दरवाजे की तरफ देखा, जो अब अंधेरे की वजह से धुंधला दिख रहा था। जब उसने पलटकर डायरी की तरफ देखा तो उसे नए अक्षर उभरते दिखे। मुझे ये दिखाने दो। हैरी एक पल रुका और फिर उसने 2 शब्द लिख दिए, ठीक है। डायरी के पन्ने फड़फड़ाने लगे, जैसे वे तेज हवा में उड़ रहे हों। वे जून के महीने के बीच में आकर रुके। खुले मुंह से हैरी ने 13 जून के छोटे चौखाने को छोटी सी टेलीविज़न स्क्रीन में बदलते देखा। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसने डायरी उठाकर अपनी आंख से सटा ली। अब उसकी आंख उस छोटी सी खिड़की में से अंदर झांक रही थी और इससे पहले कि उसे पता चले कि क्या हो रहा था, वो आगे की तरफ झूलने लगा। खिड़की चौड़ी होती जा रही थी और उसे महसूस हुआ जैसे उसका शरीर बिस्तर से उठकर खिड़की से होता हुआ रंग और छाया के बवंडर में पहुंच गया हो। उसे अपने पैर ठोस जमीन पर पड़ते महसूस हुए। वो कांपता हुआ खड़ा रहा। धीरे धीरे उसके चारों तरफ की धुंध छटी और हर चीज साफ नजर आने लगी। हैरी तत्काल समझ गया कि वो कहाँ था। सोती हुई तस्वीरों वाला ये गोलाकार कमरा डंबलडोर का ऑफिस था, परंतु यहाँ डेस्क के पीछे डंबलडोर नहीं, बल्कि एक झुर्रीदार चेहरे वाला दुबला जादूगर बैठा हुआ था। गिने चुने सफ़ेद बालों को छोड़कर उसका बाकी पूरा सिर गंजा था और वो मोमबत्ती की रोशनी में एक खत पढ़ रहा था। हैरी ने इस जादूगर को पहले कभी नहीं देखा था। हैरी ने कांपते हुए कहा, मुझे खेद है, मैं बीच में बाधा नहीं डालना चाहता था। परंतु जादूगर ने नजरें तक नहीं उठाई। थोड़ी त्योरियां चढ़ाकर वो अपना खत पढ़ता रहा। हैरी जादूगर की टेबल के पास आया और अटकते हुए बोला, अरे मैं भी चला जाऊंगा, क्या मैं जाऊं? जादूगर ने अब भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने हैरी की बात सुनी ही ना हो, या सोचते हुए कि हो सकता है जादूगर बहरा हो।
हैरी ने अपनी आवाज़ ऊंची की। माफ़ कीजिए, मैंने आपके काम में बाधा डाली। अब मैं जाता हूँ, वो जोर से चिल्लाया। जादूगर ने आह भरते हुए खत मोड़ा। फिर वो उठकर खड़ा हुआ, हैरी की तरफ देखे बिना उसके पास से गुजर गया और खिड़की के पर्दे खोल दिए। खिड़की के बाहर आसमान माणिक रत्न की तरह लाल था। ऐसा लग रहा था जैसे सूर्यास्त होने ही वाला था। जादूगर वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया और दरवाजे की तरफ देखते हुए अपने अंगूठे चटकाने लगा। हैरी ने ऑफिस में चारों तरफ देखा। वहां पर ना तो ज्वाला नाम का फिनिक्स पक्षी था, ना ही आवाज करने वाले चांदी के यंत्र। ये रिडल के जमाने का हॉगवर्ट्स था। इसका ये मतलब था कि ये अनजान जादूगर उस समय का हेडमास्टर था, जैसे डम्बलडोर इस समय है। इसका मतलब ये भी था कि वो यानी हैरी एक छाया से अधिक कुछ नहीं था, जो 50 साल पहले के लोगों को दिखाई नहीं दे सकता था। ऑफिस के दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी। अंदर आ जाओ, बूढ़े जादूगर ने धीमे से कहा। लगभग 16 साल का एक लड़का अपनी नुकीली टोपी उतारते हुए अंदर आया। उसके सीने पर प्रीफेक्ट का चांदी का बिल्ला चमक रहा था। वो हैरी से लंबा था, परंतु उसके बाल भी गहरे काले थे। हेडमास्टर ने कहा, आह रिडल, आपने मुझे बुलाया सर। रिडल बोला। वो घबराया दिख रहा था। टिपेट ने कहा, बैठ जाओ, मैं अभी वो खत पढ़ रहा था जो तुमने मुझे भेजा था। ओह, रिडल बैठते हुए बोला। उसने अपने हाथ बहुत कस कर बांध रखे थे। मेरे प्यारे बच्चे, डिपेट ने नरमी से कहा, यह संभव नहीं है कि मैं तुम्हें गर्मियों में स्कूल में रुकने की इजाज़त दे दूं। निश्चित रूप से तुम छुट्टियों में तो अपने घर जाना चाहोगे। रिडल ने तत्काल कहा, नहीं, मैं तो हॉगवर्ट्स में ही रुकना चाहूँगा, बजाय उस जगह। मुझे लगता है कि तुम छुट्टियों के दौरान किसी मगलू अनाथालय में रहते हो। डिपेट ने जिज्ञासा से पूछा। हाँ सर, रिडल बोला और उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। तुम्हारे माता पिता मगलू थे? रिडल ने कहा, मेरे पिता मगलू थे और माँ जादूगरनी। और क्या तुम्हारे माता पिता दोनों ही? सर, मेरी माँ तो मेरे जन्म के कुछ समय बाद ही मर गई थी। अनाथालय वालों ने मुझे बताया कि वे सिर्फ मेरा नाम रखने तक ही जिंदा रहीं। मेरे पिता के नाम पर टॉम और मेरे दादा के नाम पर मॉर्वोलो। डिपेट ने सहानुभूतिपूर्वक अपनी जीभ कुटकुटाई। फिर वे आह भरते हुए बोले, टॉम, बात यह है कि मैं तुम्हारे लिए खास इंतज़ाम कर सकता था, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में। सर, आपका मतलब है कि इन हमलों की वजह से आप ऐसा नहीं कर पाएंगे? रिडल ने कहा और हैरी का दिल उछल पड़ा। वो थोड़ा और करीब खिसक गया ताकि एक भी शब्द उसे चकमा देकर निकल न जाए। हेड मास्टर बोले, बिल्कुल ठीक कहा मेरे प्यारे बच्चे। तुम ये समझ सकते हो कि ऐसे माहौल में तुम्हें छुट्टियों में महल में रहने की इजाज़त देना कितना मूर्खतापूर्ण होगा, खासकर हाल ही में हुई दुर्घटना के बाद, जिसमें बेचारी लड़की की मौत हो गई। तुम अपने अनाथालय में ज़्यादा सुरक्षित रहोगे। सच तो ये है कि जादू मंत्रालय अब स्कूल बंद करने के बारे में सोच रहा है और हमें जरा भी अंदाज़ा नहीं है कि इस अप्रिय घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। रिडल की आंखें फैल गईं। सर, अगर अपराधी पकड़ा जाए, अगर ये सब बंद हो जाए, तुम्हारा क्या मतलब है? डिपेट ने कुर्सी पर तन कर बैठते हुए चूं चूं करती आवाज में कहा। रिडल, क्या तुम इन हमलों के बारे में कुछ जानते हो? नहीं सर, रिडल ने जल्दी से कहा, परंतु हैरी को यकीन था या उसी तरह की नहीं थी जैसी उसने डम्बलडोर से कही थी। डिपेट थोड़ा निराश दिखते हुए दोबारा टिककर बैठ गए। तुम जा सकते हो टॉम। रिडल अपनी कुर्सी से उठा और पैर घसीटते हुए कमरे से बाहर चला गया। हैरी उसके पीछे पीछे चल दिया। स्वचालित घुमावदार सीढ़ियों से होते हुए वे नीचे उतरे और अंधेरे गलियारे में जानवर की मूर्ति के पास पहुंचे। रिडल रुका और उसे रुकते देखकर हैरी भी ठहर गया। हैरी को साफ दिख रहा था कि रिडल गंभीरता से कुछ सोच रहा था। वो अपना होंठ काट रहा था और उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। फिर ऐसा लगा जैसे वो अचानक किसी फैसले पर पहुंच गया हो। इसके बाद वो तेजी से चल दिया। हैरी भी उसके पीछे पीछे बिना आवाज़ के चलने लगा जब तक वे प्रवेश हॉल में नहीं पहुंच गए।
तब तक उन्हें कोई और नहीं दिखा। वहाँ पर लंबे, लहराते और सुनहरे बालों तथा दाढ़ी वाले एक लंबे जादूगर ने संगमरमर की सीढ़ियों से रिडल को आवाज़ दी। टॉम, तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों भटक रहे हो? हैरी उस जादूगर को घूरता रहा। वे कोई और नहीं बल्कि 50 साल युवा डम्बलडोर थे। रिडल ने जवाब दिया। मैं हेडमास्टर से मिलने गया था सर। ठीक है, जल्दी से अपने बिस्तर पर जाओ, डम्बलडोर बोले, और उन्होंने रिडल को उसी तरह की पैनी दृष्टि से देखा जिस तरह से वे हैरी को कई बार देख चुके थे। बेहतर होगा कि इन दिनों गलियारों में ना घूमा जाए, खास तौर पर जब से उन्होंने गहरी आह भरी। रिडल को गुड नाइट कहा और चल दिए। रिडल ने उन्हें अपनी नजरों से ओझल होते हुए देखा और फिर तेज कदमों से चलते हुए वो तहखाने तक जाने वाली पत्थर की सीढ़ियां उतर गया। हैरी उसके ठीक पीछे तेजी से चलता जा रहा था, परंतु हैरी निराश हुआ जब रिडल उसे किसी छुपे रास्ते या खुफिया सुरंग में ना ले जाकर उसी तहखाने में ले गया जिसमें इन दिनों स्नेप की काढ़े की क्लासें लगती थी। यहाँ मशालें नहीं जल रही थीं और जब रिडल ने दरवाज़ा लगभग बंद कर लिया तो हैरी को रिडल के सिवाय कुछ और नहीं दिख रहा था। रिडल दरवाजे के पास मूर्ति की तरह स्थिर खड़े होकर बाहर के गलियारे को देखता रहा। हैरी को लगा जैसे वे वहाँ कम से कम 1 घंटे तक रहे हों। वो सिर्फ दरवाजे पर खड़े रिडल की आकृति देख सकता था जो एक छेद में से घूर रहा था और किसी मूर्ति की तरह इंतजार कर रहा था। जब हैरी ने आशा छोड़ दी और उसका रोमांच खत्म होने लगा और वो सोचने लगा कि अब वो अपने वर्तमान काल में लौट जाए, तभी उसे दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। कोई उस गलियारे में रेंग रहा था। आवाज़ सुनकर उसने अंदाजा लगा लिया कि वो जो भी था उस तहखाने से आगे निकल गया जहाँ वो और रिडल छुपे थे। किसी छाया की तरह शांत रिडल बिना आवाज़ के धीरे से दरवाजे से निकला और उस आवाज़ का पीछा करने लगा। हैरी भी उसके पीछे दबे पांव चल रहा था और ये भूल गया था कि वे लोग उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते थे। शायद 5 मिनट तक उन्होंने कदमों की आहट का पीछा किया, फिर रिडल अचानक रुक गया। उसका सिर नई आवाज़ों की दिशा में मुड़ गया। हैरी को किसी दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनाई दी। फिर उसने किसी की फुसफुसाहट सुनी। चलो, तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाना पड़ेगा, इसी समय चलो, बक्से में। हैरी को ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी लगी। रिडल अचानक मोड़ पर से कूदकर सामने पहुंचा। हैरी उसके पीछे कदम बढ़ाता जा रहा था। उसे अंधेरे में एक भीमकाय बच्चे की आकृति दिख रही थी जो एक खुले दरवाजे के सामने झुका था और उसके पास एक बड़ा बक्सा रखा था। रिडल ने तीखे स्वर में कहा, गुड इवनिंग रूबियस। भीमकाय लड़के ने धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया और तन कर खड़ा हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो टॉम? रिडल थोड़ा और करीब गया। फिर उसने कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है रूबियस। मैं तुम्हें पकड़वाने वाला हूँ। अगर हमले नहीं रुके तो हॉगवर्ट्स बंद हो जाएगा। तुम ये क्या? मुझे नहीं लगता कि तुम किसी की जान लेना चाहते थे, परंतु भयानक जानवरों को पालतू नहीं बनाया जा सकता। मुझे लगता है कि तुमने उसे सिर्फ घुमाने फिराने के लिए बाहर निकाला होगा और इसने किसी को भी नहीं मारा। भीमकाय लड़के ने बंद दरवाजे से टिकते हुए कहा। हैरी को उसके पीछे से एक अजीब खरखराहट और कड़ कड़ की आवाज़ सुनाई दी। रिडल ने थोड़े और करीब जाते हुए कहा, चलो रूबियस, जिस लड़की की मौत हुई है उसके माता पिता कल यहाँ आएंगे। कम से कम हॉगवर्ट्स इतना तो कर ही सकता है कि उस जानवर की हत्या कर दे जिसने उनकी लड़की को मारा है। ये काम उसने नहीं किया। भीमकाय लड़का गरजा। उसकी आवाज़ अंधेरे गलियारे में गूंज रही थी। उसने कभी नहीं, वो कभी नहीं। एक तरफ हट जाओ। रिडल अपनी छड़ी बाहर निकालते हुए बोला। उसने एक मंत्र पढ़ा जिससे गलियारे में अचानक रोशनी भर गई। भीमकाय लड़के के पीछे वाला दरवाज़ा इतनी तेजी से खुला कि वो दूसरी तरफ की दीवार से जाकर टकराया और उस दरवाजे से ऐसा जानवर बाहर निकला जिसे देखकर हैरी के मुंह से एक लंबी तेज चीख निकल गई जिसे उसके अलावा किसी ने नहीं सुना। एक विशाल रेंगने वाला बालों वाला जानवर तेजी से बाहर निकला।
उसके बहुत सारे काले पैर थे, उसकी कई आंखें चमक रही थीं और उसके मुंह के सामने ब्लेड जैसी पैनी कई चिमटियां थीं। रिडल ने अपनी छड़ी दोबारा उठाई, परंतु उसे बहुत देर हो गई थी। वो जानवर उसे गिराकर गलियारे में भागा और नजरों से ओझल हो गया। रिडल उछलकर खड़ा हुआ और पीछे से उस जानवर को देखता रहा। उसने मंत्र पढ़ने के लिए अपनी छड़ी उठाई, परंतु भीम का लड़का नहीं चीखते हुए उस पर कूद पड़ा और उसकी छड़ी पकड़ते हुए उसे पीठ के बल गिरा दिया। दृश्य घूमने लगा। अब उसकी आंखों के सामने घुप अंधेरा था। हैरी को महसूस हुआ जैसे वो गिर रहा हो और फिर धड़ाम से वो गरुड़ द्वार टावर के कमरे में अपने बिस्तर पर गिर गया। रिडल की डायरी उसके पेट पर खुली पड़ी थी। इससे पहले कि उसे अपनी सांस ठीक करने का समय मिले, कमरे का दरवाज़ा खुला और रॉन अंदर आया। वो बोला, तो तुम जाग रहे हो? हैरी तन कर बैठा। वो पसीने में लथपथ था और कांप रहा था। रॉन उसकी तरफ चिंता से देखते हुए बोला, क्या हुआ? रॉन, वो हैग्रिड था। 50 साल पहले रहस्यमय तहखाना हैग्रिड ने खोला था। आज की कहानी को यहीं पर छोड़ देते हैं। हैरी और रॉन को इस हैरत में छोड़ देते हैं कि क्या हैग्रिड ही वो व्यक्ति है जो तहखाना खोलकर लोगों को मार रहा है, या फिर राज कुछ दूसरा है। ये सब जानेंगे हैरी पॉटर और रहस्यमयी तहखाना के अगले भाग में। आप बने रहिएगा यूट्यूबर मौसी की कहानियाँ में और सुनते रहिएगा हैरी पॉटर की ये मज़ेदार कहानी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।